कक्षा 12 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर इस अध्याय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहले प्रश्न फिर उनके उत्तर। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्पकला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं? इन नगरों में मृद भांडों के साथ साथ गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन और सोने चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत, शीशे, शुद्ध और पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। इन नगरों में वस्त्र बुनने का कार्य, बढ़ईगिरी, मृद भांडों का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, लोहे का औजार, अस्त्र शस्त्र आदि वस्तुएं तैयार करने का कार्य भी होता था। भिन्नता: आरंभिक ऐतिहासिक नगर हड़प्पा कालीन नगरों से अनेक मामलों में भिन्न थे। दोनों काल के मकानों और भवनों की बनावट एवं उनमें लगी सामग्रियों में भिन्नता थी। हड़प्पा के लोग लोहे के प्रयोग को नहीं जानते थे, जबकि आरंभिक नगरों के लोग इसका प्रयोग भली बात जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, जबकि आरंभिक नगरों में इसका अभाव था। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं। महाजनपद का विकास 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व के बीच हुआ। महाजनपदों की संख्या 16 थी। इनमें से लगभग 12 राजतंत्रीय राज्य और 4 गणतंत्रीय राज्य थे। महाजनपदों को प्राय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ज्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और बुद्ध दोनों गण से आते थे। गणराज्यों में भूमि सहित अन्य आर्थिक स्रोतों पर गण के राजाओं का सामूहिक नियंत्रण होता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जो प्रायः किलेबंद होती थी। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाहों के लिए आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। महाजनपदों में ब्राह्मणों ने लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचनाएं शुरू की। अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। अगला क्वेश्चन, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते? साधारण नागरिकों के जीवन का पुनर्चित्रण करने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार साधारण नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्रंथों के साथ साथ अभिलेखों, सिक्कों और चित्रों का भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं। वे सिक्कों और चित्रों से भी साधारण लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभिलेखों से हमें साधारण लोगों की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्राकृत उत्तरी भारत में और तमिल दक्षिण भारत में सर्वसाधारण की भाषा होती थी। उत्तर भारत में कुछ लोग पाली और संस्कृत का प्रयोग करते थे। भारतीय समाज के साधारण लोगों के बारे में वैदिक साहित्य से पर्याप्त जानकारी मिलती है। विभिन्न साहित्यिक साधनों से उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कर्नाटक जैसे अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई बस्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। इनके दक्कन और दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। इतिहासकार शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों से भी साधारण नागरिकों के जीवन का चित्रण करते हैं। साधारण लोगों के शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरणों और हथियारों को भी दफनाया जाता था। इतिहासकार साधारण नागरिकों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दान संबंधी आदेशों और रिकॉर्डों को भी अध्ययन करते थे। भूमिदान से संबंधित विज्ञप्तियों से कृषि विस्तार और कृषि के ढंग और उपज बढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। भूमिदान के प्रचलन से राज्यों और किसानों के बीच के संबंधों की झांकी मिलती है। नगरों में रहने वाले सर्वसाधारण लोगों में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, छोटे व्यापारी और छोटे धार्मिक व्यक्ति आदि होते थे। यहाँ पर दो जगहों की आपस में चर्चा की जा रही है। पांडे सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती हैं? उल्लेखनीय कि पांडे सरदारों और गुप्त सरदारों दोनों को ही समय समय पर अपनी अपनी प्रजा से अनेक प्रकार की भेंट उपलब्ध होती रहती थी। पाठ्य पुस्तक के स्रोत 3 और स्रोत 8
के अध्ययन से पता चलता है कि दोनों को मिलने वाली भेंटों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं विद्यमान थी। समानताएं, जब पांड्य सरकार सेनगुत्तवन वन यात्रा पर थे तो उन्हें अपनी प्रजा से हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं और फल फूल, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते जैसे महत्वपूर्ण पशु पक्षी भेंट में प्राप्त हुए। इसी प्रकार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता लगता है कि दंगुन गांव के लोग अधिकारियों को घास, आसनों में प्रयोग की जाने वाली जानवरों की खाल, कोयला, गांव में उपलब्ध खनिज पदार्थ, खदे वृक्ष के उत्पाद, फूल और दूध आदि भेंट में देते थे। इन दोनों उदाहरणों में महत्वपूर्ण समानता यह है कि लोगों द्वारा अपने अपने सरदारों को समय समय पर अनेक वस्तुएं भेंट में प्रदान की जाती थी। दोनों उदाहरणों में स्थानीय रूप से उपलब्ध वस्तुओं के भेंट में दिए जाने का संकेत मिलता है। असमानताएं, दोनों उदाहरणों में एक महत्वपूर्ण असमानता यह है कि पांड्य सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची गुप्त अथवा वाकाटक सरदार को मिलने वाली वस्तुओं की सूची की अपेक्षा अधिक विशाल है। प्रभावती गुप्त के लेख से पता चलता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में राज्य को मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकारों को लागू करवाए जाने का भी अधिकार था, किंतु पांड्य अधिकार क्षेत्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक अन्य महत्वपूर्ण असमानता जो हमें दृष्टिगोचर होती है यह है कि पांड्य राज्य के लोगों ने नाचते गाते हुए ठीक उसी प्रकार सेनगुत्तवन का स्वागत किया जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। संभवतः पांड्य राज्य में लोग स्वेच्छापूर्वक अधिक से अधिक वस्तुएं अपने शासकों को भेंट के रूप में प्रदान करते थे। ऐसा लगता है कि वाकाटक अधिकार क्षेत्रों में लोग शासकीय अधिकारों को दायित्व के रूप में भेंट प्रदान करते थे। अगला प्रश्न है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं, उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते हैं उन्हें उनके समकालीन अभिलेखों का कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता। जैसे हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपाधियों अथवा सम्मानजनक प्रतीकों और संबोधनों का प्रयोग किया गया है, इसलिए अभिलेख शास्त्री भी उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में काफी कठिनाई होती है। कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के देशों में मिलने वाले अभिलेखों में लगभग एक ही युग में भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों का प्रयोग हुआ है। अभिलेख शास्त्रियों को इन्हें पढ़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता। दो भाषाओं के समानांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरोमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए हैं। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। प्रायः अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्यों से उनके अर्थ को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे अशोक की कलिंग विजयोपरांत 13वें शिलालेख में लिखा है, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज्यादा की मृत्यु हुई। यह भाषा काफी भ्रमात्मक है। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी नगर से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को चारों दिशाओं में विस्तृत किया था। मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर दक्षिण में सिद्धपुर तक, पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। अशोक ने कलिंग उड़ीसा को जीतकर मौर्य साम्राज्य को और अधिक विस्तृत किया। केंद्रीय शासन, सम्राट और उनके मंत्रियों द्वारा सीधे राजधानी से संचालित होने वाले शासन को केंद्रीय शासन कहते हैं। केंद्रीय शासन के अंतर्गत सम्राट के कार्य मंत्रिपरिषद, न्याय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, पुलिस, गुप्तचर और लोक कल्याणकारी कार्यों आदि के प्रबंध का विस्तृत विवरण। सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था पूर्णतः केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। संपूर्ण साम्राज्य पर केंद्रीय शासन को नियंत्रण था।
इस केंद्रीय शासन का प्रमुख सम्राट था जो सर्वशक्तिशाली और शासन का केंद्र बिंदु था। वहीं कानून बनाने की, उन्हें लागू करने की और न्याय करने की अंतिम शक्ति रखता था। वह स्वयं सेना के संगठन की व्यवस्था करता था और युद्ध में सेना का संचालन करता था। इस दृष्टि से वह स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासक था। इतिहासकार स्मिथ का कहना है कि चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध से जो तथ्य प्रकट होते हैं उनसे सिद्ध होता है कि वह कठोर निरंकुश शासक था। किंतु चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध ने जो शक्तियां सम्राट को दी थी वे केवल सैद्धांतिक रूप से ही उसके पास थी। वह उन शक्तियों को व्यवहार में लाने से पूर्व अपने मंत्रियों और परामर्शदाताओं से सलाह करता था। सम्राट पर परंपरागत कानूनों और नैतिक कानूनों का भी बंधन था। चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है और उसमें राजा को जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित किया है। ऐसा न करने पर राजा अपनी प्रजा के ऋण से निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य को हम उदार निरंकुश शासक कह सकते हैं। मंत्रिपरिषद। कौटिल्य का विश्वास था कि सम्राट राज्य का एक पहिया है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरे पहिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है जो अति महत्वपूर्ण मामलों पर सम्राट को परामर्श दे सके। सम्राट मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चरित्रता देखकर नियुक्त करता था। वे वेतनभोगी होते थे। मंत्रिपरिषद के निर्णय सर्वमान्य होते थे, किंतु राजा को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। वह उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य न था। ऐसा प्रतीत होता है कि अति महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती थी। दैनिक कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की एक अंतरंग सभा, जिसमें प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि होते थे, की व्यवस्था की गई। न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विद्वान और कूटनीतिज्ञ महामंत्री चाणक्य के परामर्श से एक श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था की स्थापना की थी। आज भी सभ्य संसार में उस न्याय व्यवस्था के मूल तत्वों का अनुकरण किया जा रहा है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रधान न्यायाधीश सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं था। उसके नीचे अनेक छोटे बड़े न्यायाधीश होते थे। नगरों और जनपदों के लिए अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। नगरों में न्यायाधीश राजूक कहलाते थे। ग्रामों में पंचायतें भी छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करती थी। न्यायालय दो प्रकार के होते थे। दीवानी अर्थात धन संबंधी मुकदमों का फैसला करने वाले न्यायालय धर्मस्थीय कहलाते थे और फौजदारी मुकदमों का फैसला करने वाले न्यायालय कंटक शोधन कहलाते थे। निचले न्यायालयों के मुकदमों के फैसलों के विरुद्ध अपीलें बड़े न्यायालयों में सुनी जाती थी। अपराधों को कम करने के लिए चंद्रगुप्त के काल में कठोर दंड दिए जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। जुर्माने, अंगभंग और मृत्युदंड का दंड साधारण रूप से में दिया जाता था। कठोर दंड के कारण अपराध बहुत कम हो गए थे। लोग घरों में बिना ताला लगाए भी बाहर चले जाते थे। सैनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगिणी की व्यवस्था की थी, अर्थात उसकी सेना 4 भागों में विभाजित थी: पैदल, अश्वारोही, हाथी, रथ। इसके अलावा उसने जल सेना का भी गठन किया था। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त की सैनिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार उसकी सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इतनी विशाल सेना रखने का प्रमुख कारण चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षाएं थी। उसने अनेक छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना सेना के आधार पर की थी। वास्तव में वह युग सैनिक युग था और साम्राज्य का आधार सेना होती थी। चंद्रगुप्त ने इसी विशाल सेना के आधार पर यवनों को पराजित करके देश से बाहर खदेड़ा, नंद वंश का नाश किया और सुव्यवस्थित शासन के लिए शांति स्थापित की। सम्राट प्रधान सेनापति होता था। वह युद्ध में सेना का संचालन भी करता था। चंद्रगुप्त इस विशाल सेना की व्यवस्था के लिए एक युद्ध परिषद का गठन किया था, जिसके 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित थे। इस प्रकार 5 सदस्यों की प्रत्येक समिति सेना के एक भाग को व्यवस्था देखती थी। पहली समिति जल सेना का प्रबंध करती थी। दूसरी समिति सेना के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री और रसद का प्रबंध करती थी। तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं समितियां क्रमशः पैदल, अश्वारोही, हाथी और रथ सेना की व्यवस्था करती थी। ये सेनाएं अस्थायी थी। राज्य कोष से सैनिकों को वेतन मिलता था। राजा के अधिकारियों के कार्य। मौर्य सम्राट के द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारी विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया करते थे। साम्राज्य के अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का कार्य करते थे। कुछ प्रमुख नहरों से उपहारों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुख्य द्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों की कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। आइए जानते हैं कुछ
शीर्षस्थ अधिकारी अर्थात तीर्थ और उनसे संबंधित विभाग। मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, समाहर्ता, राजस्व विभाग का मंत्री, संनिधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का प्रधान, दंडपाल, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, नागरिक पावर, नगर व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, दुर्गपाल, राज्य के दुर्ग रक्षकों का प्रधान, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आटविक, वन विभाग का प्रधान, दवारिक, राजमहलों की व्यवस्था का प्रधान, आंतरवर्षिक, अंतपुर का अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख तत्व। अशोक के अभिलेखों में हमें मौर्य प्रशासन के अनेक प्रमुख तत्वों की झलक मिलती है। अभिलेखों में हमें प्रशासन के प्रमुख केंद्रों पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरि, तोसाली, कौशाम्बी आदि का बार बार उल्लेख मिलता है। कलिंग अभिलेखों से पता चलता है कि तोसाली और उज्जैन के शासनाध्यक्षों को कुमार कहा जाता था। ब्रह्मगिर सिद्धपुर अभिलेखों में स्वर्णगिर के शासनाध्यक्ष को आर्यपुत्र कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों में हमें महामात्रों और धर्म महामात्रों का भी बार बार उल्लेख मिलता है। महाशिलालेख से पता चलता है कि सम्राट ने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद महापात्रों की नियुक्ति प्रारंभ की। स्तंभ लेख 7 में धर्म महापात्रों के कर्तव्यों का प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि धम्म महामात्रों को सभी वर्गों में धर्म का आचरण, धर्म का प्रचार करना चाहिए और धर्म का अनुसरण करने वाले को उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। अशोक ने स्त्रियों की भलाई के लिए स्त्री अध्यक्ष महापात्रों की नियुक्ति की थी। उनका उल्लेख भी अभिलेखों मिलता है। जिला प्रशासन में नियुक्त राजुक और युक्त जैसे अधिकारियों का उल्लेख महाशिलालेख 3 और स्तंभ लेख 1 और 4 में मिलता है। स्तंभ लेख 4 से पता चलता है कि राजू का प्रमुख कार्य जनपद के लोगों की भलाई के लिए करना था। अशोक ने उन्हें लोगों को अच्छे कामों के लिए सम्मानित करने और बुरे कामों के लिए दंडित करने का अधिकार भी प्रदान किया था। महाशिलालेख 3 से पता चलता है कि युक्त के कार्यों में मुख्य रूप से सचिव के कार्य सम्मिलित थे। राजस्व का संग्रह और उनका हिसाब रखना और उनके कार्यों के अंतर्गत आता था। महाशिलालेख 6 और अन्य शिलालेखों में भी प्रतिवेदकों का उल्लेख मिलता है। प्रतिवेदक सम्राट अथवा केंद्रीय सरकार के प्रमुख संवाददाता होते थे। उनकी पहुंच सीधे सम्राट तक थी। महाशिलालेख 6 से पता चलता है कि सम्राट अशोक को सदा प्रजा हित की चिंता रहती थी। इसमें कहा गया है, राजन देवान पियदस्सी यह कहते हैं, अतीत में मसलों का निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, किंतु मैंने व्यवस्था की है लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाएं। चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। इसी प्रकार धर्म सहनशीलता, जो मौर्य प्रशासन का एक प्रमुख अभिलक्षण था, का उल्लेख भी हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है। महाशिलालेख 12 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को अपने धर्म का आदर करना चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। निसंदेह मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यह साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित साम्राज्यों में सबसे पहला और सर्वाधिक विशाल साम्राज्य था। इसे साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास अंधकार से प्रकाश के युग में प्रवेश करता है। यह 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार का वक्तव्य है। भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिनका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। चर्चा कीजिए। पत्थर, धातु अथवा मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अभिलेख अथवा उत्कीर्ण लेख पुरातात्विक साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। अभिलेख प्रस्तर स्तूपों, शिलाओं, मंदिरों की दीवारों, ईंटों, मूर्तियों, ताम्रपत्रों और मोहरों आदि पर मिलते हैं। अभिलेखों में उनके निर्माताओं की उपलब्धियों, क्रियाकलापों अथवा विचारों का उल्लेख होता है। इनमें राजाओं के क्रियाकलापों एवं स्त्री पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। अभिलेख एक प्रकार के अस्थायी प्रमाण होते हैं। इनमें साहित्य के समान हेर फेर नहीं किया जा सकता। अतः इस दृष्टि से अभिलेखों का महत्व
और भी अधिक बढ़ जाता है। अनेक अभिलेखों में उनके निर्माण की तिथियां भी उत्कीर्ण हैं। जिन पर तिथि नहीं मिलती, उनका काल निर्धारण सामान्यतः पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लेख तथा शिलालेख सर्वाधिक प्राचीन एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ये अभिलेख उसके विशाल साम्राज्य के सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। अफगानिस्तान के शिलालेखों में अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान क्षेत्र के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। उत्तर में उत्तराखंड में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैले अशोक के शेष साम्राज्य के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेख उनके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्ण किए गए थे। उन्हें राज्यादेश अथवा शासनादेश कहा जाता है, क्योंकि वे राजा की इच्छा अथवा आदेशों के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। निसंदेह अभिलेख प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करते हैं। चट्टानों अथवा स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति स्थानों से संबंधित शासक के राज्य की सीमाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से उसके राज्य विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। अशोक के बाद के अभिलेखों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियां या भूमि अनुदान पत्र। प्रशस्तियों में राजाओं और विजेताओं के गुणों, राजा, किसान और नगर के और कृतियों का वर्णन किया गया है। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयोग अभिलेख है, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध होता है। गुप्त काल के अधिकांश अभिलेखों में वंशावलियों का वर्णन है। इसी प्रकार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख, रुद्र दामा का गिरनार शिलालेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख इस प्रकार के अभिलेखों के अन्य उदाहरण हैं। भूमि अनुदान पत्र अधिकतर ताम्रपत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें ब्राह्मणों, भिक्षुओं, जागीरदारों, अधिकारियों, मंदिरों और विहारों आदि को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का उल्लेख है। ये प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। निजी अभिलेख अधिकांशतः मंदिरों में या मूर्तियों पर उत्कीर्ण हैं। इन पर खुदी तिथियों से इन मंदिरों के निर्माण एवं मूर्ति प्रतिष्ठापन के समय का पता लगता है। ये अभिलेख तत्कालीन धार्मिक दशा, मूर्तिकला, वास्तुकला एवं भाषाओं के विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे गुप्त काल से पहले के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और उनमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उल्लेख है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेखों में ब्राह्मण धर्म का उल्लेख है और उनकी भाषा संस्कृत है। निजी अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक दशा पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अतः 20वीं शताब्दी के एक सुविख्यात अभिलेख शास्त्री डीसी सरकार के शब्दों में यह कहना उचित ही होगा कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति और गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेख में नहीं है। उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। उत्तर मौर्य काल में राजधर्म के विचार। उत्तर मौर्य काल में राजाओं में अपने अस्तित्व को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ लिया। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थीं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चौथी शताब्दी ईसा में गुप्त साम्राज्य सहित कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था।
वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य शिक्षकों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। जैसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए? वर्णित काल में कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तन। करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती तो वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पूर्ववर्ती क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम सिंचाई करना था। कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में भी करवाया। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा है। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपत का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों, जैसे बड़े जमींदारों, हलवाहों और दासों का उल्लेख मिलता है। बड़े जमींदारों को वेलार, हलवाहों को उझावर और दासों को आदिमई कहा जाता था। यह संभव है कि वर्गों की इस विभिन्नता का कारण भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा विधि ग्रंथों में प्राय की जाती है। आगे हम देखते हैं महाजनों की सूची। कंबोज, गांधार, गुर, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, अस्मक, मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, विदेह, काशी और पांचाल। हाँ, इस क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ परियोजना कार्य विद्यार्थियों को खुद करना चाहिए। 1 महीने का अखबार एकत्रित करिए। सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों के बारे में दिए गए वक्तव्यों को काटकर एकत्रित कीजिए। समीक्षा कीजिए कि इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में खबरों में क्या लिखा है। संसाधनों किस प्रकार से एकत्र किया जाता है और परियोजना का उद्देश्य क्या है। इन वक्तव्यों को कौन जारी करता है और उन्हें क्यों और कैसे प्रसारित किया जाता है। संकेत विद्यार्थियों के लिए बताते हैं विभिन्न समाचार पत्रों जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट्स, राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदी दैनिक आज से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इन समाचार पत्रों से महत्वपूर्ण समाचारों को कथनों काटकर अपने इतिहास से कापी चिपका सकते हैं। दूरदर्शन से भी छात्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों में जो कार्य या निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, उनके साथ वर्तमान या समकालीन परियोजनाओं की तुलना की जा सकती है। तुलना में समानताएं और असमानताएं दोनों ही उल्लिखित की जानी चाहिए, जिसका संकेत विद्यार्थी स्वयं करेंगे। दूसरा, आज प्रचलित 5 विभिन्न नोटों और सिक्कों को इकट्ठा कीजिए। इनके दोनों ओर आप जो देखते हैं उनका वर्णन कीजिए। इन पर बने चित्रों, लिपियों, भाषाओं, माप, आकार या अन्य समानताओं और असमानताओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस अध्याय में दर्शित सिक्कों में प्रयुक्त सामग्रियों, तकनीक
सिक्कों, प्रतीकों, उनके महत्व और सिक्कों के संभावित कार्य की चर्चा करते हुए इनकी तुलना कीजिए। विद्यार्थियों के लिए संकेत है, विद्यार्थी विभिन्न नोटों और सिक्कों को इकट्ठा करें। उन नोटों और सिक्कों का पुस्तक में वर्णित चित्रित या उल्लिखित मुद्राओं, सिक्कों से तुलना विद्यार्थी स्वयं करें। जब भी विद्यार्थी किसी भी विषय का अध्ययन करें तो उसको तुलनात्मक जरूर करें। इससे वह चीज जल्दी विस्मृत नहीं होती, याददाश्त हो जाती है और यह अत्यंत उपयोगी विधि है।